ट्रंप की बात हुई थी, ब्रेक के बाद भी ट्रंप की बात होगी, इसलिए क्योंकि ट्रंप हैं ही ऐसे व्यक्ति कमाल के, जो उनके पोस्ट होते हैं, जो उनकी धमकियां होती हैं, फिर वो जिस तरह से ईरान को बीच बीच में पुचकारते भी, लेकिन इस वक्त वो धमकी वाले मोड में ही हैं। ट्रंप एक बार फिर कह रहे हैं कि ईरान को धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी, अगर रीजनेबल डील नहीं की, तो हम उनके ऊपर बड़ा हमला कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के सभी पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने ऐलान किया कि आज अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच जाएगा और ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत भी होगी। अगर वाकई में ट्रंप के दावों में सच्चाई है कि अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच रहा है और ईरान के डेलीगेशन के साथ उनकी बातचीत भी होगी, तो फिर बात कहीं वैसे ही ना अटक जाए जैसे पिछली बार 21 घंटे की बातचीत के बाद अटक गई थी। ईरान अगर उनकी शर्तों को मानता है तो ठीक, लेकिन अगर शर्त नहीं मानता है तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके ईरान ने अच्छा काम नहीं किया। ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों पर फायरिंग करके सीज फायर तोड़ा है। जो पोस्ट है वो भी हमने आपके सामने रख दी और इससे जुड़ी हुई दो बातें। उन्होंने ईरान के जहाज पर तो हर्षवर्धन जी कब्जा जमा लिया, लेकिन उसी रूट से निकलने वाले चीन के जहाज को वो क्यों नहीं रोक पाए? अगर वाकई में इतनी ताकत है, वहां पर आपके बायलैटरल रिलेशनशिप आ जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है बायलैटरल रिलेशनशिप से ज्यादा जब यूएस नेवी ने, यूएस सेंट्रल कमांड ने यह ऐलान किया था तो बड़ा क्लियर कट नेवी ब्लॉकेट था। ईरानियन पोर्ट से कोई जहाज ना आएगा ना जाएगा, ये उन्होंने कहा था। और वो जो चीन का जहाज गया वो ईरानियन पोर्ट से नहीं गया, ऐसा बताया गया। नंबर 1। नंबर 2, ये चीन और अमेरिका आमने सामने कभी कोई लड़ाई लड़ते हैं क्या? आज तक इतना ईरान को बर्बाद कर दिया, क्या चीन गया क्या लड़ने के लिए? वो तो चीन जाने वाले हैं। नहीं, हम ये कहते हैं कि अमेरिका देखो चीन का कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका का चीन क्या कर पाया? इसको दूसरी तरह भी तो पलट के पूछना चाहिए ना। आज तक चीन अमेरिका का क्या कर पाया है, जरा बताइए। क्या अमेरिका के सामने वो खड़ा हो गया ईरान में जाकर? नहीं खड़ा हो। कह रहे हैं कि अच्छा वो कुछ दे दिया था, ड्रोन दे दिया था, मिसाइल दे दिया था। तो ऐसे लड़ाई तो हर कोई किसी के साथ खड़ा हुआ है, फिर उससे आगे आ जाए। आप ताइवान की विपक्षी नेता को भले बुला रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका जब वहां जाता है तो आप उसको रोक पाते हैं क्या? क्या अमेरिका और ताइवान की कोई डील रोक पाते हैं क्या? मुझे लगता है ये जो सुपर पावर्स अपने आप को कहती हैं, इनको भी पता है कि उनकी पावर की लिमिटेशन कहां है। यानी जो सुपर लगाते हैं ना, उस सुपर का उनको मतलब पता है और शायद इसीलिए वो सुपर पावर है कि वो लड़ते नहीं। लेकिन यहां क्या है कि यहां दूसरी तरह से हम पाकिस्तान से क्यों नहीं लड़े, हम चीन से क्यों नहीं लड़े, हम ईरान में चले क्यों नहीं गए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी लड़ने के लिए यहां तक पूछने वाले। तो ये दोनों का अंतर हमें समझना पड़ेगा। जो भी देश अपने हितों को, अपनी सॉवरेनिटी को रखते हुए और डिप्लोमेटिकली मूव करता है वो आगे बढ़ता है। अमेरिका और चाइना फिलहाल यही कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज नहीं तो कल खुलना ही है, वो दोनों अपनी लड़ाई थोड़ी ले लेंगे इसके लिए, ये भी तो समझिए जरा। बिल्कुल ठीक बात। 22 अप्रैल को युद्ध विराम की अवधि खत्म हो रही है, 50 घंटे से भी कम का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले मिडिल ईस्ट में हलचल तेज से एक और तो दूसरी तरफ दूसरे राउंड की बातचीत के लिए भी तैयारी है। अमेरिका और ईरान की नेवी हॉर्मुज में भी आमने सामने है। इन सबके बीच ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में हथियार का खतरनाक जखीरा दिखाया गया। वीडियो को पोस्ट करके ये दावा किया गया कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन के प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा दिया है। साथ ही सीज फायर के दौरान ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्च प्लेटफॉर्म को तेजी से रिपेयर कर रहा है, रीस्टॉक कर रहा है। ये वीडियो उन दावों को भी चुनौती दे रहे हैं जिसमें यह कहा गया कि हमलों में ईरान की मिसाइल क्षमता कम कर दी गई है, उनका फायर पावर कम कर दिया गया है। तो अब डील अगर नहीं होती है, 50 घंटे से भी कम का समय बाकी है प्रोफेसर साहब, ऐसे में वो अपनी मिसाइल सिटी दिखा रहा है। सब लोग अपनी अपनी ताकत तो दिखाते ही हैं, वो ताकत का ही एक नमूना सामने रख रहा है, लेकिन वो तो दूसरे दौर के युद्ध के लिए भी उतने ही तैयार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने जब ये कहा, अमेरिका जब ये कहता है कि हमने उनको फेयर डील दिया है और उस पर उनको समझौता कर लेनी चाहिए, तो ये बात तो एक तरफा हुई ना जी। इसमें बातचीत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमने कुछ शर्तें रखी है, आप उसको मान लीजिए, और नहीं मानेंगे तो हम युद्ध करेंगे। तो ये तो एक इसकी व्याख्या इस तरीके से की जा सकती है, और मुझे लगता है कि यही व्याख्या ईरान ने किया है और इसके कारण ईरान वहां पर अभी जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी वक्त है, और जैसा कि अभी हमारे 2 पैनलिस्ट लोगों ने यहाँ पर अभी बात किया, कहा कि हो सकता है कि रात आते आते उनके मन में, ईरान के मन में भी कहीं ना कहीं बात चल रही होगी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और मन फिरे और फिर वो वार्ता की टेबल पर आए। इनकेस यदि ऐसा नहीं होता है तो ये तो
अमेरिका के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। मुझे कोई ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देता है जहां पर अमेरिका अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा हो, वार्ता करने के लिए गया हो। ये तो ऐसे लग रहा है ना कि हम झुक करके वार्ता करने के लिए हम जा रहे हैं और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे, हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरा जरा पर इसका पर्सपेक्टिव देख लीजिए, क्या अमेरिका पोजिशनिंग कर रहा है आने वाली लड़ाई के लिए और ये बताना चाह रहा हो दुनिया को कि देखो मैं तो निगोशिएट करने के लिए एक तरफा भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार था। वार्ता की टेबल पर न आने का हट जो है वो ईरान का है। जैसे आपने देखा कि युद्ध शुरू होने पर जो कुछ भी हुआ, यूरेनियम का मामला रहा, न्यूक्लियर बॉम्ब का मामला हुआ, मिसाइल का मामला हुआ, लेकिन दुनिया में सारे लोग एक बात का जरूर कहते थे कि ईरान जो है वो मुल्ला स्टेट है, लेकिन वो यूरेनियम एनरिच करेगा न करेगा, आप ये उनका ये तो जो संवेदना थी वो ईरान के पक्ष में थी। दुनिया की पूरी संवेदना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई कट्टरवादी रिजिम था, उसमें मैं भी था और मैं आज भी कहता हूं कि वो मुल्ला रिजिम है, एक इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। हूती, हमास, हिजबुल्लाह, ये सब को वो पाल पोस करके बड़ा करके वो नॉन स्टेट एक्टर की तरह दूसरे देशों में वो उसके खिलाफ काम कराता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की संवेदनाएं उसके साथ चली गई। लोगों ने कहा कि अरे ये क्या बात हुई, जब युद्ध खत्म हो गया है, टोल टैक्स आप लगा रहे हो जो तुम्हारा अपना नहीं है, वो नेचुरल वाटर है, वाटरवेज है। यदि तुम्हारा अपना बनाया हुआ होता तो बात समझ में आती थी, वहां पर आप टोल टैक्स वसूल कर सकते थे। नेचुरल वाटर है और यूएन के ट्रीटी के अनुसार वो इंटरनेशनल नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा है, उसमें टोल टैक्स वसूल नहीं करने जाने पर आपको रिबिल्ड करना है, आपको लड़ना है तो अमेरिका से लड़ो, इजराइल से लड़ो, अमेरिका के दोस्त जो हैं खाड़ी के देश में उनसे लड़ो। लेकिन भारत और सिंगापुर से क्यों लड़ने के लिए उद्यत हो भाई? श्रीलंका से लड़ने के लिए क्यों उद्यत हो? एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बाकी कंट्रीज हैं, उनके व्यापार को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को? ऐसी स्थिति में जो दुनिया का मानस है वो ईरान के खिलाफ जाएगा यदि वो वार्ता की टेबल पर नहीं आया। मुझे लगता है कि अमेरिका इस दिशा में भी सोच रहा होगा कि यदि हम दोबारा युद्ध शुरू करते हैं तो दोष फिर देने के लिए हम पर नहीं होगा। कई बार ऐसा लगता है सर कि सिविल गवर्नमेंट जो है वो तो कुछ नेगोशिएशन चाहती है, वो शांति और स्थिरता चाहती है, लेकिन आईआरजीसी ये बात नहीं चाह रही है। ईरानी जहाज पर अमेरिका के कब्जे से मुस्तफा की फौज गुस्से में है और यही वजह है कि ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी जहाज पर एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए। ईरान का कहना यह है कि ताबड़तोड़ हमले से अमेरिकी वॉरशिप पीछे हटने पर मजबूर भी हुई। हालांकि अभी तक अमेरिका ने अपने जहाजों पर किसी भी तरीके की ईरानी हमले की पुष्टि नहीं की है। किसी भी युद्ध में इस तरीके की खबरें आती रहती हैं, प्रोपेगेंडा का भी एक हिस्सा हो सकती हैं। अब तबाही अगर हुई होती तो अमेरिका भी सामने क्यों रखता, लेकिन आईआरजीसी लग रहा है ये जंग खत्म नहीं होने देना चाहती है। समीर जी, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आईआरजीसी जंग को खत्म होने देना नहीं चाहता। आईआरजीसी ये नहीं चाहता कि जो ट्रम्प कह रहे हैं उनकी हर बात को मान लिया जाए, उनकी शर्त पे जंग खत्म, उनकी शर्तों पे सरेंडर करना वो नहीं चाहता। वो चाहता होगा कि शांति लौटे, लेकिन उनका भी तो एक स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, वो सब कुछ गिरवी रखकर। और जब शुरुआत में जब बातचीत पर जिस बात पर वो अमेरिका से तैयार नहीं थे वो बात नहीं मानी और इसी आधार पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया और ईरान को बर्बाद करता है। अब इतने बर्बाद होने के बाद अगर वो बातें मान लेंगे तो उन बातों को अगर मानना होता तो ईरान युद्ध के पहले ही मान लेता, तो युद्ध ही नहीं होता। अब ईरान कह रहा है कि स्टेज पर आके हम वो बात क्यों माने। और जिस तरीके से अमेरिका का डेलीगेशन अब पाकिस्तान पहुंच रहा है, ईरान का अभी तक खबर है कि पहुंच ही रहा है। 99.9% मुझे लगता है कि ईरान का डेलीगेशन वहां पहुंचेगा। वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि दुनिया में संदेश दे कि अमेरिका बातचीत के टेबल पर था और हम बातचीत के टेबल पर नहीं पहुंचे। कम से कम वो भारी मन से जाएगा, ये तैयार करके जाएगा कि हमें इनकी बातों को मना करना है। बाद में भले ही वो कह दे कि भाई हमें 2 वार्ताएं अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में किए, दूसरी रावलपिंडी में किए, लेकिन अमेरिका की जो शर्तें थी वो इतनी रियलिस्टिक थी या इतनी अव्यवहारिक थी कि हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते ना, इसलिए हमारी बातचीत फेल हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि वो आएंगे, लेकिन ये तय है कि बातचीत फिर से नहीं चलेगी। अमेरिका पर ही हो पाए कम से कम, ये तो होगा ही, क्योंकि अभी तक आप देखिए ना, कहीं भी किसी की बातचीत में कोई नरमी नजर नहीं आ रही। ट्रम्प जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, ईरान जिस तरीके से कह रहा है कि भाई आप कब्जा करके बैठे हो, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा कब्जा रहेगा। तो पहले से दोनों ने अपने अपने पाले खींच के रखे और उसके वो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। इसमें से एक बिंदु ये भी है सर कि ईरान के साथ मिलकर ट्रम्प ये दावा करते हैं कि ईरान के साथ मिलकर हम खुद ही वहां से माइंस हटाने का काम करेंगे,
लेकिन ईरान ये कह रहा है कि ऐसी तो हमारी कोई बात हुई नहीं, अमेरिका वहां से माइंस नहीं हटाएगा और ना ही हम उनको माइंस वहां से हटाने देंगे। ट्रंप ने ईरान को साफ धमकी दी है कि अगर उसने डील नहीं मानी तो वो फिर हमला करेंगे। अमेरिका के पास माइन स्वीपर है या नहीं है, जिक्र आया था, पता नहीं आप लोगों में से जानकारी होगी तो इसको करेक्ट कर दीजिएगा। उनका एक बहुत पुराना एक माइन स्वीपर है जिसको उन्होंने आउटडेटेड घोषित कर दिया था, उसी को वो यूज करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर कि उसने रोक लगा दी और रोक लगाई। और इस पे मुझे याद है कि ब्रिटेन की सहायता वो लेना चाहते थे लेकिन ब्रिटेन ने भेजा नहीं। ब्रिटेन ने भेजा, लेकिन सबसे जो जिसको कहें कि आगे बढ़कर जिसने ऑफर किया था वो जापान था। जापान ने कहा था कि अगर ये युद्ध विराम कर लें तो हम अपने माइन स्वीपर शिप को भेजेंगे और वहां जितनी भी बारूदी जो भी जहां जहां बिछा रखा है वो सब हम हटा देंगे। लेकिन ये कब होगा? ये तो तब होगा ना जब IRGC और यूएस ने भी, असली कल्प्रिट ये दोनों हैं भी, और ये दो के दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों के एक जगह बेड़ा, अपना अपना बैरियर हटा लो भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा अहंकार को किनारे रखने की जरूरत है और दुनिया के देशों को बातचीत करनी चाहिए कि अब आप दोनों हट जाइए, अपने आप चीजें ठीक हो जाएगी, आप अपने देश में काम करिए अपने। लेकिन मुश्किल वही है कि अभी भी जो ट्रंप की नजर है वो तेल और तेल के ऊपर लगने वाले टोल पर है। तो ये तेल और तेल का टोल, ये दोनों की निगाह वही है। हो सकता है कल को ये दोनों कोई फार्मूला लेकर आए कि भाई ये एक होगा जिसमें हम दोनों बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही, उस पर एक को जरूरत है ईरान को अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए और अमेरिका को जरूरत है अपने आप को सुपर पावर बनाए रखने के लिए। मुझे हालांकि मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल वाटर पे टोल को, चाहे वो अमेरिका नहीं होना नहीं चाहिए किसी नहीं, लेकिन एक्सरसाइज दुनिया इसको स्वीकार नहीं करेगी। दुनिया नहीं स्वीकार करेगी। आप सोचिए ना, 700 किलोमीटर की दूरी पर स्टेट ऑफ मलक्का स्वीकार कर रही है। दुनिया तो ये भी नहीं चाह रही है कि ये युद्ध हो, दुनिया ये तो नहीं चाह रही है। वो तो माइंड ऑफ राइट की तो हमेशा चर्चा होती है। की वजह से जॉर्जिया मेलोनी, इमैनुअल मैक्रोन, दूसरे नेता, कीर स्टारमर, सब लोग, और वो भारत के साथ भी एक बात कर चुके हैं। एक तो बड़ी मीटिंग हुई थी ना, ये हम लोग इस्लामाबाद टॉक्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन लगभग 60 देशों ने एक जो बातचीत की थी जिसमें हमारे विदेश सचिव शामिल हुए थे, वो भी एक बातचीत चल रही। वो वही कोशिश है कि भाई आप लोगों को जो करना है अब शांत होइए और दुनिया का ये रास्ता इसको खाली कीजिए। इस बीच एक और रूट है ना विजय जी, वो भी तो बंद करने की धमकी आ गई है ना, कि अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कर रहे थे, अगर बाब अल मंदेब भी अगर बंद हो गया तो फिर आप क्या करोगे? वो तो बहुत यमन वो तो ये कह रहा है। सर मैं एक बयान कह रही हूँ, लेकिन एक डर, एक आशंका तो हो ही सकती है ना कि वो कह रहे हैं, यमन कह रहा है कि फिर तो जिन भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। डेवलपमेंट देख रहा हूँ जो इसमें है कि जेडी वेंस रवाना हो गए हैं। जेडी वेंस के मुबारक नहीं, लेकिन जेडी वेंस के रवाना होने का मतलब, यदि और लोग आते हैं और जेडी वेंस नहीं आते तो फिर भी संभावना कम थी। जेडी वेंस का आने का मतलब है कि बातचीत किसी और आगे तक बढ़ रही है। देखिए एक बात समझना चाहिए कि कभी भी जो ये सीज फायर को या इस तरह की जो टॉक्स होती है ना, उसमें जो सामने हो रहा होता वही हो ऐसा मत मानिए। बिल्कुल सही, बल्कि वो तो बिल्कुल मत, वो बल्कि बिल्कुल मत, मतलब वो ऑब्वियस नहीं है जो ऑब्वियस दिख रहा है। दुल्हन निकल गया, दुल्हन तैयार नहीं है। एक मिनट सर, तो फिर ये बता दीजिए कि क्या ऑब्वियस नहीं है, तो हम उस पर चर्चा कर सोच रहे हैं कि नहीं कुछ होगा, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ होगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। ये दो बच्चों की लड़ाई नहीं है ना कि उसने पीट दिया और आगे खत्म हो गया, वो नहीं है, होगा। और जेडी वेंस का आना एक बड़ा साइन है, मैं समझता हूँ कि इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप साहब उसको नहीं भेजते, और ये ईरान की भी हिम्मत नहीं हो सकती कि अमेरिका जेडी वेंस को भेज दे और वो उसकी बातचीत में शामिल ना हो। लेकिन सर आप कह रहे हो कि दो बच्चों की लड़ाई है, लेकिन ट्रंप का व्यवहार तो एक बच्चे जैसा है। उनका बाल मन कब पलट जाए, वो किस बात पे अड़ जाए, आप क्या कह सकते हो? जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं एक अमेरिका का राष्ट्रपति, इस तरीके से व्यवहार, वो है नहीं सुपर पावर आप हो, तो सुपर पावर बड़प्पन तो आपको दिखाना चाहिए ना। इस मामले में बातचीत तक आप शांत रहिए, बातचीत नहीं हो आपको एक अपडेट जो अभी विजय जी ने दी, नुकसान का काम कर रहे हो। लेकिन जब आपने बालमन का, तो बालमन तो आप जानते हैं कि तो कभी भी खुश हो सकता है, कभी भी मान सकता है। बालमन तो जैसे वो नाराज होगा, बालमन बहुत भोला होता है और ट्रंप बिल्कुल भी भोले नहीं है। युद्ध विराम खत्म होगा या जारी रहेगा? ट्रंप तो क्यूट है। ये जानते हैं, ये वीजा बोल रहा है, वही वो वीजा वाला चक्कर। युद्ध विराम खत्म होगा या जारी रहेगा, इससे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी तेज की है। ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने के मिशन में जुड़े नेतन्याहू एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि सीरिया और इराक में इजरायली फाइटर जेट देखे गए हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर इजराइल कभी भी हमला कर सकता है। ये दो ही देश है जो शायद इस जंग को
ख़त्म नहीं होने देना चाहता जब तक कि पूरा तरह से सोल्यूशन नहीं निकल जाता। विजय जी गलत हूँ तो ठीक कर दीजिएगा। पहला तो इजराइल है और दूसरा सऊदी अरब है। बिल्कुल ठीक है, इजराइल तो उसमें 80% है ही। ये सारा जो झगड़ा चल रहा है और इजराइल की मंशा पूरी नहीं हुई। एक्चुअली जो इजराइल का गोल पोस्ट था वहाँ से अमेरिका थोड़ा सा डिविएट कर गया है। ट्रम्प साहब को तो अलग इंटरेस्ट हैं, उनका इंटरेस्ट उस तरह से ईरान के लिए नहीं है जैसा इजराइल के लिए। इजराइल तो चाहता है कि किसी भी तरह से ये खत्म हो जाए और सऊदी की भी वही मंशा है कि उस तरह से काम चलता रहे। और इजराइल जब तक इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है तब तक ये थोड़ा सा मुश्किल चलता है, क्योंकि उनकी हर आखिरी कदम तक ये इच्छा होगी कि ये खत्म जब तक ना हो जाए ईरान तब तक कुछ ना हो। लेकिन ट्रम्प साहब ऐसा नहीं चाहते, ये आप मान कर चलिए। ट्रम्प साहब की इच्छा तेल पर तो है ही। ये बाबल मंडेप की तो चूंकि हमने खबर उठा ही ली, इस पर भी एक थोड़ी चर्चा का राउंड हो जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, यमन का की ये जो धमकी है, ये वो ऑब्वियस धमकी है जो आनी ही थी या ये कुछ अनऑब्वियस के पीछे ऑब्वियस मूव है? देखिए, वो उसके पीछे भी ईरान है, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद ये जो हुतीज का जो है ना, हुतीज है, और हुतीज का स्वभाव यदि आप देखिएगा तो ये समुद्री डाकू की तरह है। ऐसा नहीं कि आज वो कर रहे हैं, बहुत बार पहले भी अरब सागर में किया है। और इंटरनेशनल जो जहाज हैं उनको उनकी सुरक्षा के लिए इंडियन जो नेवी है अपना वॉरशिप भेजते रही है, और कई बार इनकी पिटाई भी अच्छी खासी हुतियों की किया है, इंडिया ने किया है। और वॉरशिप उनके जो कमर्शियल जो वेसल्स हैं उनको बाहर निकालने का काम किया है। ईरान में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है और यमन के अंदर जिसकी संभावना है, उन दोनों में थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। ईरान यहां पर स्वयं एज ए कंट्री इन्वॉल्व है। दूसरा, वहां पर यमन के अंदर जो हुती विद्रोही हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और वहां पर ये और ज्यादा खतरनाक ये हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि उन पर कोई किसका कंट्रोल है? उस पर तो ईरान का कंट्रोल है, वो तो यमन का भी कंट्रोल उस पर नहीं है उस ढंग से जिस ढंग से होना चाहिए। तो उसमें एक नॉन स्टेट एक्टर्स खुले तौर पर कब बम चला दे, कब मिसाइल मार दे, उनके पास मिसाइल भी है, उनके पास ड्रोन्स भी हैं, सस्ते ड्रोन्स है, और एक वेसल्स को बर्बाद करने के लिए तो बहुत बड़े मिसाइल की आवश्यकता नहीं है। तो वो भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कंट्रोल करना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है वो IRGC कर रही है। समीर जी, आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से हुती का डर इतना ज़्यादा अमेरिका को भी इस समय लग रहा है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा जंगी जहाज है जॉर्ज डब्ल्यू, वो ईरान साउथ अफ्रीका होते हुए 1.5 गुना लंबा रास्ता लेके वो पहुंच रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि रेड सी से वो हुती के सामने से निकल जाए। उनको लगा कि हुती हमला करेगा हमारे ऊपर, तो 1.5 गुना लंबा रास्ता तय करके वो ईरान पहुंच रहा है। तो जब अमेरिका को हुती का इतना डर है तो दुनिया में तमाम लोगों को किस तरीके से वहां पर जब जहाज निकलते होंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये स्थिति अभी फिलहाल बनी रहेगी। आज देखना होगा कि क्या ईरान तैयार होता है बातचीत में, नहीं उसके हिसाब से बहुत तय होगा। मुझे लगता है दूसरी वार्ता भी मुझे लगता है कि असफल होने वाली है, क्योंकि अमेरिका की जो मांग है वो किसी भी स्थिति में ईरान अब स्वीकार नहीं करेगा। अब देखते हैं क्या ट्रंप पीछे हटते हैं या ट्रंप और इजराइल मिलकर फिर ईरान पर हमला करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब ये यहाँ से लड़ाई कहाँ जाती है। ये हर्षवर्धन जी, कोई ट्रैप तो नहीं है? वो ट्रैप जो अभी ईरान के प्रॉक्सीज बिछाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है। मैं इसको जिसको कहते हैं ना कि ऐसे मौकों पर इस तरह की छिटपुट चीजें चलती रहती हैं, और हमें दो चीजों को अलग अलग करके देखना चाहिए। इजराइल लेबनान का संघर्ष, हिजबुल्लाह का संघर्ष अलग है। इजराइल हमास फिलिस्तीन वाला संघर्ष अलग है। हाउती ये दूसरे जो विद्रोही हैं इनका संघर्ष अलग है। समुद्री लुटेरे टाइप हैं, इनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं। और आप ईरान और इजराइल अमेरिका की लड़ाई को एकदम अलग करके देखिए। अगर इसको जोड़ के देखेंगे तब तो छिटपुट कुछ भी चलता रहेगा, और ये कोई और मतलब कोई इनका स्ट्रक्चर थोड़ी ना है कि ऊपर एक कमांड बैठी हुई। ये तो कोई कल को हो गया, कल उनके पास पैसे खत्म, उनको कोई जहाज आता दिखा वो लूट लेंगे। तो इन दोनों का अंतर करके देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस सीरियस निगोशिएशंस के बीच में ईरान भी चाहेगा कि कहीं कोई ऐसी बात हो जाए और अमेरिका फिर से बम बरसाने लगे। इसको यूं भी तो समझिए जैसे ईरान कह रहा है कि हमारी जो अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री वो फिर से तैयार हो गई है, ये जो इधर ताजा वाले बने हम नंबर लगा रहे हैं उसमें, तो अमेरिका के पास भी तो तैयार हो गई है ना। अमेरिका भी तो पिछले दिनों से वसूली कर रहा है, तेल पर उसको पैसे बहुत मिले हैं, उसकी भी बहुत चीजें ठीक हो गई। तो मुझे लगता है कि ये इसको इसी तरह से देखना चाहिए। ये छिटपुट घटनाएं होती ही रहेंगी जब तक वो बंद ना हो। ये जंग जो है हमारे दरवाजे तक आई है,
इसलिए बतौर एक भारतीय हम तो यही कामना करेंगे जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, जहां से आज हमने अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत की कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति तो केवल बातचीत के जरिए ही आ सकती है। अब देखना ये होगा कि ईरान और अमेरिका जब बातचीत के टेबल पर बैठते हैं तो सीज़फायर की कितनी शर्तों पर सहमति बन पाती है। कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, रागी जी और चौंगावकर जी, आपका भी।